वेलकम अगेन। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन लर्निंग में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा डेटा फाइल, डेटा हैंडलिंग इन पाइथन। डेटा हैंडलिंग का मतलब यहाँ पर है कि पाइथन किस किस तरीके के डेटा को किस किस तरीके से हैंडल करती है, कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जैसा इस डायग्राम में दिखाया है कि जो पाइथन है उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स दिए हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डेटा टाइप क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, जैसे आप इंग्लिश, जब बचपन में आप इंग्लिश सीखे थे या हिंदी सीखे थे, तो या मैथमेटिक्स सीखे थे तो 1 2 3 4 सीखे, ABCD पहले सीखे, छोटा बड़ा इस तरीके से आप लोग सीखे। सभी लोग इसी तरीके से सीखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के कुछ अपने लेटर्स होते हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरियाज को हमें फॉलो करना होता है। अब ऐसे ही हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। कुछ लोग पहली बार सीख रहे होंगे, कुछ लोगों ने इससे पहले 1 या 2 लैंग्वेज में काम किया होगा, उनके लिए आसान है। लेकिन जो पहली बार सीख रहे हैं वो ये मान के चलिए कि ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, कौन कौन से 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दीजिए इन 4 पॉइंट्स पर। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए। अब अगर डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे, फिर भी एक छोटा ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो डाटा टाइप, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जब भी काम करता है तो कोई ना कोई डाटा हमें इनपुट करना होता है, हमें डाटा इनपुट करना होता है। अब डाटा किस तरीके का हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, आपकी फ्लोट वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या है, अलग अलग है। लेटर्स अलग हैं डिजिट से, डिजिट अलग है फ्लोट पॉइंट वैल्यू से। तो डाटा जो होता है वो कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके के डाटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। अब अगली चीज इन्होंने ली है वेरिएबल। वेरिएबल बिल्कुल सिंपल सी चीज है। वेरिएबल एक मेमोरी स्टोरेज एरिया की तरह काम करता है, जहां पर हम किसी भी चीज को कुछ समय के लिए टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल सा अगर कोई वेरिएबल पूछे कि व्हाट इज वेरिएबल, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं उससे कि वेरिएबल इज अ टेम्परेरीली मेमोरी एरिया विच स्टोर, किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के काम आते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और, नॉट। इस तरीके से लॉट ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल हेयर फॉर योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए। ये भी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब डेटा टाइप हो गए, वेरिएबल हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। तो फिर जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं। तो जो फॉर्मूले होते हैं उनमें प्लस भी लगा होता है, माइनस भी लगा होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। इस टाइप से आपने बहुत सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो जिन चीज़ों को फॉर्मूला मैथमेटिक्स में कहते हैं, मोटा मोटी आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर उन चीज़ों को एक्सप्रेशन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा अंतर है हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। करेक्टर का मीनिंग यहाँ पर ABCD से भी हो सकता है। ABCD जो लेटर्स होते हैं, ये कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और ये स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये डॉलर का सिंबल ये भी करेक्टर माना जाएगा, @ का सिंबल भी डॉलर माना जाएगा, प्लस का सिंबल भी यहाँ पर करेक्टर माना जाएगा। तो कैपिटल ABCD लिखो, स्मॉल ABCD लिखो, या किसी सिंबल को आप लगाओ, वो सारी चीजें यहाँ पर एज ए करेक्टर ट्रीट होंगी। अब कैसे करेक्टर बनाया जाता है, इस चीज को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटीजर, इंटीजर एज यू नो इन द मैथमेटिक्स, जो होल नंबर होता है, जैसे 12 है, 36 है, और इसी तरीके से कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो वो इंटीजर कहलाएगा। और जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, जैसे 12.42, तो इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया 426। तो ये डेसिमल पॉइंट
आ गया इसके अंदर। तो जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होती है 12.426 वो रियल वैल्यू कहलाती है। अब ये कहते हैं स्ट्रिंग क्या होती है, तो जैसे हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे मैंने एक बच्चे का नाम लिख दिया, मैंने कहा अमित, तो अमित लिख दिया, तो ये अमित क्या होगी, ग्रुप ऑफ करेक्टर हो गया। तो ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को ये स्ट्रिंग बोल देते हैं। जैसे हमें अपना एड्रेस लिखना है, सेक्टर 36 आर के पुरम नई दिल्ली, तो वो क्या हो गया हमारा, एक लेटर्स का और न्यूमेरिक वैल्यूज का एक ग्रुप बन गया। तो जो वहां पे ग्रुप बन जाता है वहां पर हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि आपकी कुछ सर्टेन वैल्यू पास की जाती है, ठीक, ये भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी लिस्ट है, आगे पूरी लिस्ट भी दी हुई है, ठीक, ओके। अब यहाँ पर एक चीज जो यहाँ डिस्कस करने वाली है, एक होती है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू, बूलियन का मतलब होता है टू, बूलियन का मीन्स होता है टू, और टू का मतलब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा होता है कि कई बार हमारे पास इस तरीके के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, जो या तो ट्रू जनरेट करते हैं या फॉल्स जनरेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बूलियन वैल्यू। उसको पर्टिकुलर हम लोग बूलियन वैल्यू बोलते हैं। ये आगे चल के हम लोग सीखेंगे सारी चीजों को। तो बूलियन का मतलब याद रखिए दो होता है, और दो में से क्या होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। इस चीज को हमें याद रखना है। अब पाइथन किस किस चीज को सपोर्ट करता है ये यहां पर डिटेल में दिया है। नंबर्स, नंबर्स में इंटीजर हो सकते हैं, ये देखिए, फ्लोट हो सकते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये 1 + 5i, तो 1 + 5, 1 और 5 हो गया इंटीजर, i यहां पर एक वैल्यू हो गई, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है। स्ट्रिंग का मतलब मैंने बताया आपका अमित है, पंकज है, ये जेड और पी, इनके ऊपर डबल कोटेशन लगा है, किसी के ऊपर सिंगल कोटेशन लगा है, तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि समवेयर इट इज डबल कोटेशन, समवेयर इट इज सिंगल कोटेशन। तो सिंपल सा रूल समझ लीजिए, किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो नंबर हो या लेटर्स हो या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, उसके ऊपर अगर आपने सिंगल कोटेशन लगाया इट विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। इफ यू पुट डबल कोटेशन it will convert into string. If you put triple quotation then it will convert into string. तो सीधी सी बात है, जिस चीज के ऊपर भी आप डबल कोटेशन लगा देंगे वो चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर हो जाएगी या मान ली जाएगी। लिस्ट होती है, टपल होती है, डिक्शनरी होती है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको 1 बाय 1 हर एक चैप्टर की वीडियो इसी तरीके से बनाकर बताता चला जाऊंगा। तो फिलहाल हम लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को डिस्कस नहीं करेंगे, इनके डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, इनके डेडिकेटेड वीडियोस हैं, हम उन वीडियोस में ही इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कोर डेटा टाइप है। कोर डेटा टाइप में नंबर्स हो गए, तो नंबर में इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर आप सीक्वेंस में जाएंगे तो स्ट्रिंग है, टपल है और लिस्ट है, और मैपिंग वाले में जाएंगे तो डिक्शनरी है। बस केवल इतना ध्यान रखना है हम लोगों को कि मोटा मोटी इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी, ये पार्ट दिया है, ये इतने तरीके डेटा टाइप पाइथन सपोर्ट करता है। ये जो लिस्ट दी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो आप उसे सिंपल बताइए, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है और डिक्शनरी है। आप इतना आंसर दे सकते हैं इंटरव्यू में, आप क्वेश्चन पेपर में या कहीं भी एग्जामिनेशन में। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि जो डेटा टाइप्स हैं, जो डेटा टाइप्स का मतलब ये जो ऊपर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी, ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा टाइप्स दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अब कैटेगरी कैसे है, देखिए बड़ी सिंपल है। एक कैटेगरी है म्यूटेबल और दूसरी कैटेगरी है इनम्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल। इसका मतलब डाटा आपने स्टोर किया और अगर आप उस डाटा को चेंज कर पा रहे हैं, मॉडिफाई कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, तो वो म्यूटेबल कैटेगरी में आएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, 2 चीजें आती हैं, केवल 2 चीजें, एक लिस्ट आती है और एक आपकी डिक्शनरी आती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं आती इसमें। इनम्यूटेबल में बाकी रेस्ट ऑफ चीजों को डाल दीजिए आप। तो कई बार याद रखना बड़ा कठिन होता है, तो मेरी आपसे एडवाइस है, सजेशन है कि इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि लिस्ट और डिक्शनरी को म्यूटेबल में रखिए और बाकी रेस्ट ऑफ डेटा टाइप्स जितने भी हैं आप उनको इनम्यूटेबल कैटेगरी में डाल सकते हैं।
ठीक। तो इनम्यूटेबल कैटेगरी में इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे इनम्यूटेबल कैटेगरी में हो गए। वैसे आगे तो जब आप वीडियो पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, इनके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद से ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना जरूरी है। ओके, अब आपकी हेल्प के लिए पाइथन ने एक फैसिलिटी दे दी, टाइप। अब आपको मान लीजिए कंफ्यूजन है कि कोई वैल्यू मैंने पास किया, अब ये वैल्यू किस टाइप की है, डेटा टाइप क्या है इस वैल्यू का, सीधी सी बात। तो उसके लिए उन्होंने एक टाइप नाम का फंक्शन दे दिया। अब जैसे a इक्वल्स टू 4 लिखा, a इक्वल्स टू 4, तो टाइप देखा 4 का तो इंट आया, और टाइप देखा a का तो भी इंट आया। यहां पर देखिए 4 में डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो उसने बता दिया इंटीजर है। और इसने क्या किया, टाइप में टाइप a इंट लिया। अब ध्यान से देखिए, इंट लिया a का, a पर ध्यान दीजिए, a पर, तो a पर इसने देखा तो उसका भी टाइप इंट आया। क्यों आया? क्योंकि इंटीजर वैल्यू उसके अंदर प्लेस की हुई है आपने। तो टाइप फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी डेटा टाइप का टाइप पता कर सकते हैं। अगर आप उसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट 4 करेंगे 4 आएगा, प्रिंट a करेंगे क्योंकि a वैल्यू 4 वैल्यू a के अंदर है, इसलिए वो आउटपुट आपको 4 देगा। अब एक आईडी फंक्शन होता है। अब ये आईडी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसका जिक्र आगे के किसी चैप्टर में किया नहीं गया है। आईडी फंक्शन का जिक्र जो है आगे के किसी भी चैप्टर में नहीं है, और कई बार जब हम इंटरव्यू या वाइवा देने के लिए जाते हैं तो आईडी फंक्शंस के बारे में वो पूछ लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले कि वेरिएबल होता है, एक चीज होती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? जिसमें कोई वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। वेरिएबल रैम में बनते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और वहां पर कोई भी वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में इन्होंने लिया था, यहां पर अगर आप देखें a इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू 4 लेने का मीनिंग ये है कि 4 जो है वो a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं आपको तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। एक ये मेमोरी स्पेस होगा, इसमें a ये वेरिएबल या मेमोरी स्पेस मान लीजिए, और इसके अंदर ये 4 स्टोर हो जाएगा जाकर। तो जो वेरिएबल होता है उसके पास में दो चीजें होती हैं। जो वेरिएबल होता है उसके पास में आप दो चीजें मान सकते हैं। अब क्या क्या चीजें मान सकते हैं हम? दो चीजें। एक तो वेरिएबल की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। अब बात आएगी वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है? 4। और एक वेरिएबल का एड्रेस होता है, एक वेरिएबल का एड्रेस होता है। ध्यान से समझिए, एड्रेस, एड्रेस का मतलब है कि रैम में वो किस लोकेशन पर जाके बना है, किस लोकेशन पर जाके बना है। तो इसका जो एड्रेस, अगर आपको वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो आप प्रिंट 4 लिख दीजिए या प्रिंट a लिख दीजिए, वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आपको उसका एड्रेस शो करना है, देखिए यहां लिखा भी है, अगर आप उसका एड्रेस देखना चाहते हैं कि वो वेरिएबल का एड्रेस बताइए, वैल्यू से मतलब नहीं है आपको, आपको एड्रेस से मतलब है उसके कि किस लोकेशन पर जाकर बना है, तो आपको आईडी फंक्शन हेल्प करेगा। अब देखिए आईडी 4 दिया तो सेम एड्रेस आया, आईडी a लिखेंगे सेम एड्रेस आएगा, क्योंकि दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओके, तो डेटा टाइप हो गए, वेरिएबल्स हो गए। अब नाउ कम टू द पॉइंट, ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे लिए समझना बड़ा आसान है, फिर भी आपके चैप्टर के हिसाब से हम लोग बात करें या जनरल जिन किताबों को आप पढ़ते हैं उन किताबों में आपके ऑपरेटर्स को इन 4, 5, 6 तरीकों में बांटा हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो ये कंफर्म नहीं है, किसी किताब में 4 तरीके के ऑपरेटर दिए होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कैटेगरी बना ली है, तो ये 6 तरीके के ऑपरेटर हैं। मे भी किसी किताब में अगर ज़्यादा तरीके के ऑपरेटर लिखे हों तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, और अलग अलग राइटर के अलग अलग लिखने का तरीका होता है, तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो सबसे पहले इन 6 ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 6 में से सबसे पहले नंबर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक से आप समझ ही रहे हैं, इसका नाम इंडिकेट करता है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी, बस 1-2 चीज़ों को समझने में परेशानी होगी, उसे आप समझ लीजिए। जैसे एडिशन है, प्लस किया तो 9 + 3 किया 12 आ गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब एक तो यहाँ पर डिवीजन दिया है और एक डबल डिवीजन दिया है। तो जब आप डिवीजन लगाएंगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, डेसिमल पॉइंट में आपका रिजल्ट आएगा, डेसिमल पॉइंट में आपका रिजल्ट आएगा जब आप सिंगल डिवीजन लगाएंगे। और जब आप डबल लगा देंगे तो केवल अंतर इतना आएगा, जो फ्रैक्शन पॉइंट आया है वो हट जाएगा, डेसिमल पॉइंट वैल्यू हट जाएगी।
तो जैसे पहले एग्जाम्पल में 13 डिवाइडेड बाई 2 किया, सिंगल डिवाइड लगाया तो 6.5 आया। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया, 13 में डबल डिवाइड लगाना चाहिए था, गलती से यहाँ सिंगल डिवाइड लगा हुआ है। यहाँ डबल डिवाइड आपने अगर लगा दिया, डबल डिवाइड, तो ये 6 जनरेट करेगा। इसका मतलब 0.5 को वो हटा देगा, इरेज कर देगा। तो ये दो में बहुत ध्यान से केयरफुली समझ लीजिए। जब आपको रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट चाहिए तो सिंगल लगाइए, जब आप में रिजल्ट में आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो आप डबल लगा सकते हैं। एक यहाँ पर है मॉड। मॉड का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि एक संख्या एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ये डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो देखिए 13 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर इज 1, तो ये 1 डिस्प्ले कर देगा। इट विल कम एज पर द एक्सपोनेंट वैल्यू। अब ये जो है एक्सपोनेंट है, ये पावर बनाने के काम आता है, ये आता है आपका पावर जनरेट करने के काम आता है। तो 2 की पावर 3, रिजल्ट आ जाएगा 8। अब मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन करके बता रहा हूं, आप इस डेमोस्ट्रेशन को ध्यान से देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर के डेमोस्ट्रेशन को। न्यू विंडो ली, यहां पर हम लोग अपनी वैल्यू पास करेंगे। मान लीजिए मैं फिलहाल के लिए ले लेता हूं a इक्वल्स टू 13, इसी एग्जाम्पल के हिसाब से b इक्वल्स टू 2। अब मैं आपको लिखता हूं प्रिंट, अगर आप कहें a प्लस बी लिखूं तो a प्लस बी लिख दिया। आप चाहें तो सारे ऑपरेटर्स की वैल्यू डिस्प्ले कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, पेस्ट करते चले जाइए और फिर देखिएगा आप अपने रिजल्ट को चेंज कर पाएंगे। अब a माइनस बी कर दीजिए, इसको a मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहां मैं लगा रहा हूं डबल डिवाइड लगाएं, इसीलिए थोड़ा सा गैप दिया मैंने। अब यहां पर मैंने लगा दिया मॉड का सिंबल, ये मॉड का सिंबल है जिसे आप परसेंटेज के रूप में देखते हैं, और यहां आपने लगा दिया एक्सपोनेंट, ये आपने एक्सपोनेंट लगा दिया, a की पावर b बन जाएगा, a की पावर b बन जाएगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप यहां जाइए, सेव करते समय जैसे मैंने पिछले भी अपने वीडियो में बनाया था कि आप फाइल का नाम कुछ भी रखिए, आप कोलकाता रखिए, लेकिन आपको py लगाना ही पड़ेगा, लास्ट में py लगाना है आपको। रन में जाइए, रन कर दीजिए। तो अब आप देखिए आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ही आएगा। 13 डिवाइड को 2 से प्लस किया तो 15 आ गया, 13 माइनस 2 किया 11 आ गया। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। ठीक, इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये बिल्कुल आसान होता है, इसमें कुछ भी समझने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ये समझिए कि जैसे a की वैल्यू 10 है और आप a की वैल्यू में ही कोई वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब वेरिएबल बदलेगा नहीं, वो वेरिएबल अपनी वैल्यू में ही कोई चीज इंक्रीज करना चाहे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास a है और आपने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 20, ये आपने लिखा, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस इक्वल्स टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर बोले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आप ये कह रहे हैं कि a इक्वल्स टू a प्लस 20। इसका मतलब a की जो प्रीवियस वैल्यू है, उसमें 20 जोड़ो और 20 जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए उसे आप किसके अंदर एंटर कर दो, a के अंदर एंटर कर दो। इनका कहने का मतलब यह है। तो a इक्वल्स टू a प्लस 20 को a प्लस इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी a वेरिएबल है, इधर भी a वेरिएबल है। इससे ये फायदा होता है कि जो सिंगल वेरिएबल ही अपनी वैल्यू को चेंज कर पाता है। तो ये भी ओके है। नेक्स्ट आते हैं इसमें रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर में ध्यान रखिए, कई बार इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप हमेशा बताएंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू जनरेट करेंगे ये या फॉल्स जनरेट करेंगे, और ये कंपेयर करने के काम आते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का पर्पस है कंपेयर करना, वैल्यूज को कंपेयर करना। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट या तो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा।
इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अब देखिए, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल्स टू है। अब अंतर इसमें यह है लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में, कि जब आप लेस देन इक्वल्स टू लगाते हैं तो जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू कंसीडर की जाती है, और जब आप लेस देन ही लगाते हैं तो उससे छोटी ही वैल्यू कंसीडर होगी। तो ये इसमें अंतर है। अब इसमें इक्वल इक्वल्स टू, ये दो को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, इक्वल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो इक्वल इक्वल्स टू की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है पाइथन में, हो क्या रहा है, जब आप लिखते हैं a इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब होता है कि a नाम का वेरिएबल बनेगा, ये a नाम का वेरिएबल होगा, इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वल्स टू का साइन है, एक्चुअली ये यहां पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये 10 को असाइन कर देता है a के लिए। तो यहां पर जो इक्वल्स टू का साइन है, जिसे मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वल्स टू कहते हैं, इन पाइथन दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बात दिक्कत फिर ये आती है कि जब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना पड़े तब क्या करेंगे? तो जब दो वैल्यू को कंपेयर करना पड़े, जैसे a इक्वल्स टू b, तब आपको दो बार इक्वल्स टू लगाना होगा, दो बार जब आप इक्वल्स टू लगाएंगे तब उसका मतलब ये होगा कि a को कंपेयर कीजिए b से, a को कंपेयर कीजिए b से, तब उसका ये मतलब होगा। और नॉट इक्वल्स टू के लिए ये वाला सिंबल लगेगा, इस सिंबल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कई बार अलग अलग तरीके के सिंबल्स भी मिलते हैं, लेकिन अधिकतर लैंग्वेजेस में एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल्स टू ही नॉट इक्वल्स टू के लिए मिलता है। ओके, सो अभी ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब से आपको फायदा ये होगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब ये नेक्स्ट ऑपरेटर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आपके बेसिकली दिए हुए हैं, एक का नाम है इज और दूसरे का नाम है इज नॉट। तो जैसा कि इज लगा है, इज अ इंट्रोगेटिव, इससे ऐसा समझ में आता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको जब इंट्रोगेटिव है तो ट्रू और फॉल्स ही रिजल्ट जनरेट करेगा, जैसा यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5, देन a इज b, तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। और आपने कह दिया a इज नॉट b, तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि a और b एक जैसे हैं। तो इज और इज नॉट, ये ऐसे समझिए कि आप अगर इज का काम कर रहे हैं तो आप इक्वल्स टू का काम कर रहे हैं, और जब आप इज नॉट का काम कर रहे हैं तो नॉट का काम कर रहे हैं। इज नॉट का मतलब नॉट इक्वल्स टू का काम कर रहे हैं। मैं यहां लिख देता हूं, आप किसका काम कर रहे हैं? नॉट इक्वल्स टू का। तो आप अगर सिंबल लगाना नहीं चाहते तो आप इज और इज नॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहां पर आते हैं नेक्स्ट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा या तो ट्रू जनरेट करते हैं या फॉल्स जनरेट करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइंड करने के काम का आते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जब आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो सिर्फ एक कंडीशन लगा पाते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर एक कंडीशन लगा पाते हैं, एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये एक कंडीशन है। तो रिलेशनल ऑपरेटर तो आप एक कंडीशन के साथ लगा पाएंगे। अब आपके पास मान लीजिए कंडीशन ज्यादा है, आपके पास एक कंडीशन वो है और दूसरी कंडीशन सैलरी की है। एक कंडीशन एज की है, एक कंडीशन किसकी हो गई? सैलरी की। तो अब आपके पास हो गई दो कंडीशंस। जब आपके पास दो कंडीशंस हों तो ध्यान से समझ लीजिए कि वो दो कंडीशन कंबाइंड करना चाहते हैं, आप उनके रिजल्ट को कंबाइंड करना चाहते हैं, तब आपको या तो एंड लगाना पड़ेगा या और लगाना पड़ेगा। कोई भी दो में से एक चीज लगानी होगी, एंड लगाइए या और लगाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि पहली कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू फॉल्स में आएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं कि यहां पर इसका रिजल्ट ट्रू की कंडीशन में आएगा,
मान लीजिए इसका रिजल्ट भी ट्रू की कंडीशन में आ गया, तो यहां पर देखना है ध्यान से। अब हम कहेंगे ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो पूरी कंडीशन का रिजल्ट ये ट्रू मान लेगा, पूरी कंडीशन का रिजल्ट ये ट्रू मान लेगा, ठीक, पूरी कंडीशन का रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं। अब ये जो होते हैं आपके क्या नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, ये बेसिकली तीन होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है और एक नॉट होता है। इनके रूल को जरूर समझना है, रूल को समझना है। पहला रूल क्या है कि एंड का या और का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास कंडीशन एक से ज्यादा हो एंड हम उनको कंबाइन करना चाहते हो, तो उनका एक ही रिजल्ट आएगा, कंबाइंड इक्वेशन का एक ही रिजल्ट आएगा, सिंगल रिजल्ट। क्या होगा इसमें ये ध्यान से देख लीजिए। ट्रू जब आप एंड का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, एंड का, ये एंड के लिए लगाया है मैंने। पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट फॉल्स ही होगा। अब इस बात को कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया कि डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अब बीच में लगा है एंड, बीच में एंड लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, दोनों करने हैं। तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, तब वो होल कंडीशन को, पूरी कंडीशन को ट्रू मानेगा, अदरवाइज सारे केसेस में वो फॉल्स मान लेगा। पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, फॉल्स हो गई, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, फॉल्स हो गई, पहली फॉल्स दूसरी फॉल्स, फॉल्स हो गई। अब ये जो और है ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जो और है ये जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे समझिए आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया डू क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब आपको या तो पहला क्वेश्चन करना है या आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। अब देखिए यहां पर पहली कंडीशन ट्रू कर ली गई, दूसरी ट्रू हो गई, तो पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, बल्ले बल्ले, क्योंकि दोनों ट्रू हैं। लेकिन पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक तो ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू मान लिया जाएगा। पहला वाला फॉल्स हो गई, दूसरी वाली ट्रू हो गई, लेकिन एटलीस्ट एक तो ट्रू हुई तो ट्रू मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो रिजल्ट क्या माना जाएगा, फॉल्स। तो कहने का मतलब अगर आपने और का यूज किया है तो और में 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन आपने लगाई हैं और कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाती है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाती है, तो पूरी होल कंडीशन को वो ट्रू मान लेगा। ये आप रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखो, कई बार जब बैंक में आप खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इन आईडी कार्ड में से कोई ले आइए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई ले आइए। तो कोई सारे थोड़ी लेके आने हैं आपको, आपको तो सिर्फ एक लेके आना है। तो और के केस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसे ट्रू मान लिया जाता है। अब यहां पर दिया है इन्होंने यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब बिल्कुल सिंपल है, अगर कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो वो फॉल्स बन जाएगी और वो फॉल्स होगी तो ट्रू बन जाएगी वो कंडीशन। तो ये बड़ा सिंपल सा है नॉट के साथ में, ठीक। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अब इसमें देखो समझने वाली बात यह है कि कई बार सिचुएशन हमारी ऐसी होती है कि हमारे पास प्लस ऑपरेटर भी होता है। मतलब एक इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन आप मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब हम देख रहे हैं कि वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा है, वहां डिवाइड का सिंबल भी लगा है। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, ये बात आ सकती है हमारे दिमाग में कि मल्टीप्लाई का ऑपरेटर पहले काम करेगा या डिवाइड का ऑपरेटर पहले काम करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एक रूल है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडमास का रूल। आपने बहुत सारे बच्चों ने इस बॉडमास के रूल को पढ़ा होगा, मैं यहां लिख देता हूं BODMAS, बॉडमास, बॉडमास का रूल। तो बॉडमास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट लगा है, अगर किसी इक्वेशन पे इस तरीके से कोई ब्रैकेट लगा है, मान लीजिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा नंबर सॉल्व करने का आएगा किसका, डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे किसको, सब्ट्रैक्शन को। लास्ट में सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को।
तो अभी फिलहाल के लिए यहां से मैं ये हटा रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले बॉड मास का रूल अगर लगा है तो किस तरीके से आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी। ये किस तरीके से चलेगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी। अब लेफ्ट टू राइट में देखिए 7 इंटू 8 56, 56 डिवाइडेड बाई 5 11 पॉइंट, और 11.2 अगेन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। अब एक चीज यहां पर बस ध्यान देने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब आप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेकिन जब आप एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, ये कई बार आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। जब आप यूज करते हैं किसका, एक्सपोनेंट का, तब आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब इस तरफ से मूवमेंट करेंगे आप अपना, इस तरफ से। तो ये ध्यान रखिए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। किताबों में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। और एक पी राइड ऐप आती है मोबाइल फोन में, अगर पाइथन के प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो पी वाई राइड ऐप आती है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी बहुत सारे प्रोग्राम इस तरीके से लिखेंगे तो यू विल सेल्फ चेक योर आउटपुट्स। अब यहां पर बात आती है एक्सप्रेशंस की। तो एक्सप्रेशन एज वी ऑलरेडी नोज, जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स उसमें क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो मैथमेटिक्स में उस चीज को फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन पाइथन में उस चीज को एक्सप्रेशन बोलते हैं। पाइथन में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर एक्सप्रेशन कैसे बोली गई है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, 5 - 4 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन a इज ग्रेटर देन b, ये रिलेशनल है। a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, ये आपकी एंड लगा है तो लॉजिकल हो गई। ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कैसे होगी, जिसके ऊपर डबल कोटेशन, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जिसके ऊपर आप डबल कोटेशन लगा देंगे, ये डबल कोटेशन, ये वाले, वो चीज आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को मान लीजिए कि वो चीज यहां पर एक्सप्रेशन कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन ऐसी चीज होती है, टाइप कन्वर्जन ऐसी चीज होती है जो ऑटोमेटिकली पाइथन हमारे लिए करता है। टाइप कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, टाइप कास्टिंग की बात अभी नहीं की है। टाइप कन्वर्जन ऐसी चीज होती है जो पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे लिए करता है और ऑटोमेटिकली कर लेता है। इसीलिए टाइप कन्वर्जन को इम्प्लिसिट बोला है। ऐसा काम जो स्वतः होता हो, अपने आप से होता हो, वो इम्प्लिसिट कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए जरा, a इक्वल्स टू 4 लिया, b इक्वल्स टू 10.5 लिया। अब हमने जब a और b को मल्टीप्लाई किया, अब आप यहां देख रहे हैं कि a जो है वो इंटीजर है और b जो है वो 10.5 ये फ्लोट है। अब यहां पर जब a और मल्टीप्लाई करेंगे b का, तो इसका मतलब हम एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इंटीजर का साइज कम होता है और फ्लोट का साइज बड़ा होता है। तो हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, ये इंटरप्रेटर क्या करेगा कि जो बड़े साइज में कन्वर्ट कर देगा। एक इंट है, एक फ्लोट है, तो बिल्कुल सीधा सा रूल है कि वो बड़े साइज में कन्वर्ट कर देगा। तो सी का साइज फ्लोट हो जाएगा, यहां पर सी का साइज फ्लोट हो जाएगा बड़े में। लेकिन टाइप कास्टिंग एक ऐसी चीज है जो हमें खुद से करनी होती है। जब तक प्रोग्रामर नहीं करेगा ना, तब तक ये नहीं होती है। तो प्रोग्रामर भी अपनी तरफ से वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता है अगर, तो कर सकता है। आगे इसके बहुत सारे फंक्शंस भी आपको दिए हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, a की वैल्यू 4 ली, b की वैल्यू 10.5 ली, और देखिए b के आगे इंट लगा दिया। b के आगे इन्होंने क्या लगा दिया, इंट। तो इसका मतलब b जो कि फ्लोट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, कन्वर्ट हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करेगा a से। तो इस केस पे आपने फोर्सफुली, प्रोग्रामर ने, यूजर ने फोर्सफुली b को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर में। तो ये टाइप कास्टिंग कहलाता है, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स में और इंटरव्यूज में इस टॉपिक से जरूर आते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल कॉन्सेप्ट है ये। तो आप बार बार एक दो मिनट का वीडियो आगे पीछे कर लीजिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये इंट लगाया है मैंने, तो आप इंट लगाएंगे
तो ये इंट में कन्वर्ट होगा। अगर आप इसी में फ्लोट लगा देते ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता। कॉम्प्लेक्स के केस में ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता। अगर स्ट्रिंग बनाना था तो स्ट्रिंग भी बन सकता था ये। और बुलियन है, str है, तो ऐसे ही आप जो भी जिस वेरिएबल के आगे लगा देंगे वो उसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर दिया है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर पढ़ने का मतलब या बीटेक बीसीए करने का मतलब ये माना जाता है, या आप सीबीएसई स्कूल्स में जाएंगे तो जिस सेक्शन में मैथमेटिक्स होता है, जिस सेक्शन, जैसे साइंस का कोई सेक्शन है जिसमें मैथ है, तो उसमें वो कंप्यूटर साइंस जरूर होगा सब्जेक्ट। तो ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्लोज है मैथ के आसपास है। तो यहाँ पर एक मैथ मॉड्यूल भी दिया है पाइथन में, ऑलरेडी मैथ मॉड्यूल इज गिवन। तो मैथ मॉड्यूल को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ का मतलब ये है कि मैथ नाम की एक लाइब्रेरी है। जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे, ये पूरी वीडियोस की एक सीरीज है। तो इसमें क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए हैं वीडियोस में। तो जब आप यहां पर देखेंगे इंपोर्ट मैथ, तो इसका मतलब यह है कि जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो उस इंस्टॉलेशन में मैथ की लाइब्रेरी भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई। अब आपने अपने प्रोग्राम में उसको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। a = 25 लिया और आपने यहां पर लिखा math.sqrt और a पास कर दिया। तो इसका मतलब मैथ का स्क्वायर रूट फंक्शन काम करेगा किसके लिए, a के लिए। तो आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। लाइए इसे करके दिखा देता हूं मैं। यहां देखिए, मान लीजिए इसको हटाते हैं हम, ये एग्जाम्पल पहले ही है हमारे पास, इसे हटा देते हैं। इसकी जगह सिंपल लिखते हैं IMPORT, इंपोर्ट मैथ। ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हुआ, इंक्लूड करना हुआ। अब हम सिंपल लिख देते हैं प्रिंट math.sqrt स्क्वायर रूट, मान लीजिए हम ले लेते हैं कितने का, 2 to 5 का स्क्वायर रूट। एक और मैथ का फंक्शन यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लिखेंगे math.pow पावर, और मैंने कहा 2 की पावर 3। इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक, आप चाहें तो और भी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शंस को यूज करके दिखाता हूँ, प्रिंट math.flor फ्लोर, और फ्लोर में आपने 12 पॉइंट ये एक वैल्यू पास कर दी तो ये उसकी इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो इन फंक्शंस का हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। लेट्स चेक। अब ये देखिए, जब स्क्वायर रूट निकाला हमने तो 2 to 5 का 15 आया, 2 की पावर 3 पावर किया तो 8 आ गया, और फ्लोर में 2.4567 दिया था तो वो उससे लोएस्ट वैल्यू देता है। फ्लोर का मतलब लोएस्ट वैल्यू, और इसकी जगह CEIL लिखा होता मैंने तो इसकी अपर वैल्यू दे देता वो। तो इस तरीके से ये फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे फंक्शंस को जितना चाहें उतना यूज आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप ये कहेंगे कि सर आपने तो 1-2 एग्जाम्पल बताए हैं, ज्यादा एग्जाम्पल तो बताए नहीं हैं। तो बात भी आपकी ठीक है। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मैथ मॉड्यूल के अंदर, मैथ लाइब्रेरी के अंदर और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, तो आप DIR लिख दीजिए, DIR और ब्रैकेट में पास कर दीजिए मैथ। तो मैथ लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फॉर्मूले और फंक्शंस होंगे वो आपके यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर फॉर्मूले तो डिस्प्ले हो गए लेकिन इनका यूज करना तो हमें आता ही नहीं है। जैसे इसका जिक्र किया था मैंने, CEIL का, कॉस का, ठीक, साइन है, लॉग है, बहुत सारे फंक्शन। ये लॉग है, एक log 10 है। अब आप कहोगे सर कि ये नाम तो चलो दिख गए हमें कि हमारे पास कौन कौन से मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, जैसे पावर है, पाई है, लेकिन इन्हें यूज करना तो हमें आता नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे HELP, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, HELP, फिर आप लिखेंगे MATH, मैथ, डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद लिख देंगे POW। आप इतना लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेल्प मिलेगी मैथ के POW फंक्शन के ऊपर, तो वो पूरी हेल्प दे देगा आपको। तो आप किसी भी लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस भी देख सकते हैं, और हेल्प की मदद से आप मैथ के POW फंक्शन के ऊपर या किसी भी फंक्शन के ऊपर जो आप नाम लिखते हैं उसके ऊपर आपको हेल्प भी मिल जाएगी।
टेकिंग इनपुट इनटू पाइथन, तो इनपुट लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ये अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिया है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का लिया है। ठीक, तो मैं भी आपको अभी एक डेमो करके दिखाता हूँ यहाँ पर। इस डेमो को आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए मुझे इनपुट लेना है, तो जनरली क्या होता है, ए इक्वल्स टू मैं लिखूंगा इंट INPUT इनपुट, और मैं कहूंगा एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर लिया, डबल कोटेशन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनपुट के आगे मैंने इंट लगाया है। इनपुट के आगे इंट लगाने का मतलब क्या है कि जब मैं नंबर एंटर करूंगा, ये थोड़ा सा गैप देने के लिए जब मैं नंबर एंटर करूंगा तो नंबर को इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो मैंने कहा कि जो मैं नंबर दूंगा, कंप्यूटर तो उसे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, लेकिन मैं उसे कन्वर्ट करा दूंगा किसमें, इंट में, इसलिए मैंने इसके आगे इंट लगा दिया। अब ये न्यूमेरिक ट्रीट होगा। फिर मैंने कहा कि दूसरा नंबर भी मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इनपुट, और मैंने कहा एंटर सेकंड नंबर। अब ये मैंने दूसरा नंबर ले लिया, थोड़ा सा गैप दिया, बंद कर दिया। अब ये जो दोनों इनपुट फंक्शन है, इसके आगे इंट लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहला नंबर कन्वर्ट इनटू इंटीजर, सेकंड नंबर कन्वर्ट इनटू इंटीजर, कन्वर्जन कर दिया मैंने। और c इक्वल्स टू a प्लस बी लिया, और यहां पर आप प्रिंट कर सकते हैं द आंसर इज, आप ये प्रिंट कर दीजिए कॉमा लगा के c को, तो आपको यहां पर रिजल्ट मिल जाएगा। सेव कीजिए, सेव करने के बाद रन कीजिए। तो इनपुट फंक्शन से आपको फायदा क्या मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, एंटर ए नंबर 58, ओके, सेकंड नंबर दिया हमने 34। अब लेट्स चेक रिजल्ट, 5834 को ऐड कर दिया 34 से, तो ये 46 आपको आंसर आ गया। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन से फायदा क्या होता है कि रन टाइम पे आप वैल्यू दे पाते हैं। जिस समय आपका प्रोग्राम चल रहा होगा उसी समय ये आपसे वैल्यू मांगेगा। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो इंट की जगह फ्लोट भी लगा सकते हैं, इंट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग रखना है, जैसे अमित है, मोहित है, सीता है, तो आपको फिर इंट लगाने की जरूरत नहीं है उस केस में। सो वेल, दिस इज लास्ट। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर भी आप किताब जरूर पढ़ते रहिए, मेरी ये एडवाइस है आपसे। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और इसकी जानकारी मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं जिससे और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, स्टे सेफ, थैंक्स ए लॉट।